वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इंतज़ामी ढांचे के असर-ए-नौ तश्कील पर आला सतह इजलास। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इंतज़ामी ढांचे, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की जारी मंसूबों पर काम मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नौजवानों को खेलों की मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। सियालकोट की निजी फैक्ट्री में मुश्तइल अफराद के हाथों गैर मुल्की मैनेजर की हलाकत का वाक़या। मरकजी मुल्जिम फरहान इदरीस समेत वाक़े में मुलव्विस 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का अंधोनाक कत्ल बाइस से शर्म है। तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ, जिम्मेदारों को सजा होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। कल से सोच रहा था कि सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं। लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं। इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। बहुत तवज्जो चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सियालकोट के वाक़े की शदीद मजम्मत। मावराए अदालत वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। आर्मी चीफ। श्रीलंका के वज़ीर आज़म का सियालकोट में एक गिरोह के हाथों श्रीलंका के शहरी की हलाकत पर इजहार अफसोस। महेंद्रा जापक्से का हलाक होने वाले श्रीलंकन शहरी की अहलिया और ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार। उम्मीद है वज़ीर आज़म इमरान खान वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। श्रीलंकन वज़ीर आज़म। रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान का मुनज़्ज़म तरीन इदारा है। ये इदारा अपनी जान खतरे में डालकर अवाम की जान बचाता है। हुकूमत रेस्क्यू 1122 को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब का रेस्क्यू 1122 की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा मंतखब। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम का बुनियादी पॉलिसी साज इदारा है। कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की 41 रुकनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा इंतखाब पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान तंजीम के मकासद की तकमील के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की लॉन्चिंग में 2 दिन बाकी। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने प्रोग्राम का वीडियो टीजर ट्वीट कर दिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 431 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.91% रही। ओमिक्रॉन वायरस एशिया, अफ्रीका, अमरीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के 38 मुल्कों में मौजूद। जनूबी अफ्रीका के 9 में से 7 इलाकों में भी फैल चुका। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि क्या ओमिक्रॉन एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या हमें इस नई किस्म से निपटने के लिए नई वैक्सीन बनाना पड़ेगी। सेहत के आलमी इदारे के साइंसदान सौम्या स्वामीनाथन। मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस के दरमियान 14 अरब यूरो मालियत की 80 राफेल जंगी तैयारे खरीदने का मुआहदा। नए ऑर्डर के तहत UAE 12 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी खरीदेगा।
جن کی قیمت 17 ارب یورو سے زائد ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اربوں یورو کے دیگر معاہدے بھی طے پا گئے۔ لاکھوں افغان بھوک اور فاقہ کشی کا شکار ہیں جنہیں امداد کی فوری ضرورت ہے۔ تنازع اور لڑائی کے نتیجے میں اندرون ملک بے دخل ہونے والے 35 لاکھ سے زائد افغانوں کے پاس خوراک، پناہ گاہ اور گرم کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ملک کی آبادی کے 55% کو سخت فاقہ کشی کا سامنا ہے، جبکہ تقریباً 90 لاکھ نفوس کو قحط سالی درپیش ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارہ UNHCR پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ۔ پاکستان کی میزبان ٹیم کے خلاف بیٹنگ جاری، کھانے کے وقفے پر 2 وکٹوں کے نقصان پر 78 رنز بنائے۔ اوپنرز عابد علی 39 اور عبداللہ شفیق 25 رنز بنا کر پویلین واپس۔ دونوں کھلاڑیوں کو تیج الاسلام نے آؤٹ کیا۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ میچ PTV سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 7 کے شیڈیول کا اعلان۔ 27 جنوری سے ایونٹ کا آغاز۔ 15 میچز کراچی، 19 لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پلیئرز کی ڈرافٹنگ 12 دسمبر کو لاہور میں ہوگی۔ افتتاحی میچ ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور قطر میں عرب کپ فٹ بال کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ شام کی تیونس کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 2 گول سے شکست۔ متحدہ عرب امارات نے موریتانیہ کو 1 گول سے ہرایا۔ میزبان قطر کی عمان کے خلاف 1 کے مقابلے میں 2 گول سے فتح۔ عراق اور بحرین کے درمیان مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ خان۔ اور کھیل کے حوالے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستانی نوجوانوں میں دنیا کا ہر میدان فتح کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کھیلوں میں نوجوانوں کی شراکت بڑھنے سے کھیلوں کا معیار بہتر ہوگا۔ نیشنل سپورٹس پالیسی اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے انتظامی ڈھانچے کی اثر نو تشکیل پر اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقامی سطح پر کھیلوں میں شرکت کو یقینی بنا کر صلاحیت نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ ریگولیٹر کے طور پر کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نوجوانوں کو کھیلوں کے معیاری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ اجلاس کو بڑے شہروں میں ہاکی ٹرف کے حوالے سے بتایا گیا۔ اسلام آباد میں اس پر کام مکمل ہے، جبکہ واہگنٹ، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد اور گلگت میں اس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نے جاری منصوبوں پر کام معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس سے پہلے اجلاس کو پاکستان سپورٹس بورڈ کے انتظامی ڈھانچے، نیشنل سپورٹس پالیسی اور اس حوالے سے صوبوں سے مشاورت اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا آئینی مسودہ تیار ہے، جس کے تحت بورڈ اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کی تعداد کو محدود رکھا گیا ہے۔ بورڈ کے اختیارات، ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہوئے ملک میں کھیلوں کے فروغ اور مثبت مقابلے کی فضا کے قیام کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ آئین کے تحت ادارے کا نیا انتظامی ڈھانچہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ نیا آئینی مسودہ CCLC سے منظور ہو چکا ہے۔ اجلاس میں مختلف کھیلوں کی فیڈریشنز کے لیے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، جن میں رجسٹریشن، الیکشن کا طریقہ کار، ماڈل کانسٹیٹیوشن، ریگولیٹری
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। इजलास को सूबों से नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की तैयारी के हवाले से मुशावरत के बारे में भी बताया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबों से ताउन और रवाबित बढ़ाकर मुल्क भर में खेलों की सरगर्मियां बढ़ाई जाएंगी। सूबे मुकामी सतह पर खेलों के फरोग और क्लब्स और एसोसिएशंस को सहूलियात फराहम करेंगे। इसके अलावा मुकामी सतह पर सूबों की तरफ से अहम खेलों पर तरजीही बुनियादों पर तवज्जो दी जाएगी। इजलास में वजीर बैनुल सूबाई राबता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, वजीर ममलिकत बलाए इतरात और नशरियात फरूख हबीब, चारों सूबों के खेलों के वज़रा, चेयरमैन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के अंदोना कत्ल को बाइस शर्म करार देते हुए कहा है कि तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने इस वाक़े को इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। मोमिन खुसूसी पंजाब हसन खावर ने जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। तफसील जानते हैं नवीद हयात से। पाकिस्तान में मुकीम श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा वजीराबाद रोड पर एक निजी फैक्ट्री में बतौर मैनेजर काम करता था। आज दोपहर मुश्तिल अफराद ने प्रियांथा कुमारा को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके हलाक कर दिया और उसकी लाश को जला दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा हुसूसी बराए बैन अल मज़हब हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी ने इस वाक़े को इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश करार दिया। पाकिस्तान की तमाम मजहबी क़ुव्वतें जो हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र के जो उलमा मशाइख हैं, वो इसकी मज़म्मत कर चुके हैं। जिन अनासिर ने ये काम किया है, उन अनासिर ने हकीकतन पाकिस्तान के अंदर जो तौहीन नामूस रिसालत के हवाले से कवानीन हैं, जो तौहीन मज़हब के हवाले से कवानीन हैं, उनको डैमेज करने की कोशिश की है। उन्होंने कोई खिदमत नहीं की है और ये इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है, इसलिए कि हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर एक मोहब्बत, रवादारी और अमन की फिजा को कायम किया है। हुकूमत पंजाब के तर्जमान हसन हावर ने कहा कि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वाक़े में इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा और हम पाकिस्तान तो क्या किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा घिनौना फ़ेल होने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम इस सिलसिले में बिल्कुल गैर जानिबदाराना तफ्तीश और इंक्वायरी करेंगे और हमारे दीन में तशद्दुद की ममानियत है और इस फ़ेल का इर्तिकाब करने वाले जो भी ज़िम्मेदारान होंगे वो किसी रू रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। DPO सियालकोट की सरबराही में 10 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, सियालकोट फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से श्रीलंकन शहरी की हलाकत के वाक़े में पंजाब पुलिस की जानिब से अहम पेशरफ्त हुई है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस ने तशद्दुद करने और इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्विस मुल्ज़िमान में से एक मरकजी मुल्ज़िम फरहान इदरीस को गिरफ्तार कर लिया है। फरहान इदरीस को वीडियो में तशद्दुद करते और इश्तियाल दिलाते देखा जा सकता है। पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनके किरदार का तयन CCTV फुटेज से किया जा रहा है। मुश्तिल अफराद के हाथों गैर मुल्की मैनेजर की हलाकत के वाक़े की आला सतह तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। IG पंजाब सारे मामले की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि RPO गुजरांवाला, DPO सियालकोट समेत सीनियर पुलिस अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक बाकी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि कल से सोच रहा था कि सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि ऐसे वाक़या सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और तब तक एहसास दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ये बेहिसी बड़े तूफान का पेश खेमा है। हमारे सामने मुल्कों में खून के दरिया बह गए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा न किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। उधर वजीर ममलिकत इत्तलात फरूख हबीब ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के जिंदा जलाने के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। ट्विटर पैगाम में वजीर ममलिकत इत्तलात ने कहा है कि मरकजी मुल्जिम समेत 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि वफाकी इदारे तहकीकात में पंजाब हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। नेशनल क्राइसिस सेल भी वाक़े के मुहर्रिकात का जायज़ा ले रहा है। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी के वाक़यात को रोकने के लिए मुआशरे को मिलकर काम करना होगा। इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून की अदालत में लाएंगे। और नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट में हुजूम के हाथों श्रीलंकन शहरी के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए इस वाक़े को शर्मनाक करार दिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि इस तरह के मावराए अदालत वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की, ताहम इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने सियालकोट में गिरोह के हाथों श्रीलंका के शहरी की हलाकत पर अफसोस का इज़हार किया है। अपने ट्वीट में श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने कहा कि हलाक होने वाले श्रीलंकन शहरी परन्याथ दयावंदा की अहलिया और ख़ानदान से मुकम्मल हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के अवाम को उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा मुंतखब हो गया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को 2022 से 2024 के लिए कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा मुंतखब कर लिया गया है। तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन के लिए इंतखाबात की हीक में मुनक्किदा रियासती जमातों की कॉन्फ्रेंस के 26वें इजलास के दौरान हुए। तर्जुमान ने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम का बुनियादी पॉलिसी साज इदारा है जो कन्वेंशन के मौसर नफाज और उसकी तामील की निगरानी का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम का एक फाल रुकन है और तंजीम के मकासद की तकमील के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की 41 रुकनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा इंतखाब पाकिस्तान के मस्बत किरदार का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि गुज़श्ता दौर में मनपसंद सहाफ़ियों और कुछ मीडिया ग्रुप्स को नवाजा गया, जिसका एतराफ़ मरियम नवाज ने भी किया। हुकूमत इस बारे में तहकीकाती रिपोर्ट अवाम के सामने लाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी प्राइवेट शख्स की जानिब से सरकारी रकूम और इख्तियारात का इस्तेमाल गैर कानूनी है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि यह तासुर गलत है कि पाकिस्तान में प्रेस को आज़ादी हासिल नहीं। हम अपने मीडिया की आज़ादी का मवाजना फर्स्ट वर्ल्ड से करते हैं। हितक इज्जत कवानीन न होने की वजह से हमारे मीडिया को ज़्यादा आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जिम्मेदाराना सहाफ़त के फ़रोग़ की ज़रूरत है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि खबर हकीकी तनाजुर में दी जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत और वज़ारत इत्तलात वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे खड़ी है। माजी में सहाफ़ी माफियाज के हाथों कत्ल और ज़ख्मी हुए। मौजूदा हुकूमत ने कानून साजी के जरिए सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमनी इक़दाम किए हैं। इस एक्ट की मंजूरी के बाद हुकूमत और मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। RIUJ ने वर्किंग जर्नलिस्ट के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी पर वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी की काविशों को सराहा। वफ़द ने साबिक़ा दौरे हुकूमत में मनपसंद सहाफ़ियों और मखसूस मीडिया हाउसेस को नवाजने की मज़म्मत की। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ़द ने वज़ीर इत्तलात को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया, जिनके हल की यकीन दहानी कराई गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आमदन से ज़ायदा सस्ताजात रेफरेंस में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब ने आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश करके 2 दिन के राहदारी रिमांड की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि पीर के रोज़ आगा सिराज दुरानी को कराची की मुतल्लिका एहतसाब अदालत में पेश कर देंगे। जज मोहम्मद बशीर ने समाअत करते हुए नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आमदन से ज़ायदा सस्ताजात रेफरेंस में नैब के सामने सरेंडर करने के हुक्म के बाद स्पीकर सिंध असम्बली ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को नैब हुकाम के हवाले किया था। आगा सिराज दुरानी पर आमदन से ज़ायद असासों के नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। और नाज़रीन, पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ के लिए मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की लॉन्चिंग में 2 दिन बाकी रह गए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के सरबराह उस्मान डार ने प्रोग्राम का वीडियो टीजर ट्वीट किया है। ख़ुसूसी तराने के बोल हैं, गली से ग्राउंड तक, फाइनल राउंड तक। तराने की शूटिंग में खुद उस्मान डार ने भी हिस्सा लिया है।
नाज़रीन, मुल्क के सबसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान 6 दिसंबर को कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इजरा करेंगे। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए मुल्क की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए नौजवानों की तवानाई को बरूए कार लाने पर खसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में मुआवन खसूसी उस्मान डार कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशां हैं। नौजवानों की कारोबारी सलाहियतों को इस्तेमाल करके मुआशी और इक्तसादी तरक्की के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन है। मुआवन खसूसी उस्मान डार वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर खेलों के शोबे पर भी खसूसी तवज्जो दे रहे हैं और जल्द ही मुल्क के सबसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का इजरा होने जा रहा है। इसी सिलसिले में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को गैर निसाबी और खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल रखने के लिए 4 अरब रुपए के 4 नए मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिसमें कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव जैसा मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल है। 6 दिसंबर को कामयाब जवान कन्वेंशन में स्पोर्ट्स ड्राइव के इजरा के मौके पर टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स अकेडमीज की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज किया जाएगा। मुल्क भर में 11 से 25 साल के नौजवान बेशमूल खवातीन के लिए खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। टैलेंट हंट से बासलाहियत खिलाड़ियों की निशानदही और इंतखाब के लिए तमाम सूबों में खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे और 1 करोड़ नौजवानों को सिलेक्शन के अमल से गुजारा जाएगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बात होगी कोरोना केसेस के हवाले से, तो आपको बताएं कि हुकूमती इकदामात की बदौलत मुल्क भर में कोरोना के केसेस और अमवात में कमी वाक़ हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 431 नए केसेस सामने आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 8.91% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा 8 अफराद जाँ भाग हुए, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद 28,761 हो चुकी है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47,084 अफराद के टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक 858 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और नाज़रीन, सेहत के आलमी इदारे के साइंसदान ने लोगों पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से खौफ का शिकार ना हो, क्योंकि अब दुनिया में 1 साल पहले वाली सूरत हाल नहीं है। साइंसदान सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि क्या ओमिक्रॉन एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या हमें इस नई किस्म से निपटने के लिए नई वैक्सीन बनाना पड़ेगी। ओमिक्रॉन वायरस एशिया, अफ्रीका, अमरीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के 38 मुल्कों में मौजूद है, जबकि जनूबी अफ्रीका के 9 में से 7 इलाकों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन सबसे पहले इसी इलाके में सामने आया था। स्वामीनाथन ने कहा है कि ओमिक्रॉन बज़ाहिर तेज़ी से फैलता है और जनूबी अफ्रीका के सामने आने वाले आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के मरीजों की तादाद हर रोज़ दुगना हो रही है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात फ्रांस से 14 अरब यूरो मालियत के 80 रफ़ाइल जंगी तैयारे खरीदेगा। इस मुआहदे का ऐलान फ्रांसीसी सदर के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के साथ मुलाकात के बाद किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों यूरो के दीगर मुआहदे भी तय पा गए हैं। अमारात फ्रांसीसी दिफाई सनत का सबसे बड़ा खरीदार तस्वुर किया जाता है। नए ऑर्डर के तहत UAE 12 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी खरीदेगा, जिनकी कीमत 17 अरब यूरो से जायद है। फ्रांसीसी सदर खलीजी ममालिक के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद वो कतर और सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। अफगान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने मुतल्लिक़ा वज़ारतों और नुमाइंदीन को ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत की है। उनकी जानिब से जारी अहकामात में कहा गया है कि शादी के लिए ख़वातीन की रज़ामंदी ज़रूरी है। किसी को भी हक़ हासिल नहीं कि किसी औरत से जबरी तौर पर निकाह करे। फरमान में कहा गया है कि ख़वातीन आज़ाद हैं। सुलह के बदले ख़वातीन को देना जुर्म है। शौहर की वफ़ात के बाद भी बेवा खातून के साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं की जा सकती। बेवा खातून इद्दत मुकम्मल करने के बाद अपने
مستقبل کے بارے میں فیصلہ سازی میں آزاد ہے۔ افغان طالبان کے امیر المومنین کی جانب سے جاری حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین جائیداد میں وراثت کی حقدار ہیں، کوئی بھی انہیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ جن مردوں کی ایک سے زائد بیویاں ہیں وہ عدل قائم کریں اور اپنی شرعی حقوق کا خیال رکھیں۔ ملا ہیبت اللہ خنزادہ نے افغان عبوری حکومت کو تاکید کی ہے کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے معاشرے میں آگاہی بھی پیدا کی جائے۔ ناظرین، فرانس نے قطر کی مدد سے مزید 258 افغان شہریوں، 11 فرانسیسی اور نیدرلینڈز کے 60 ڈچ شہریوں کو افغانستان سے کامیاب انخلا مکمل کر لیا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فرانس اور قطر نے مشترکہ طور پر انسانی ہمدردی کے تحت قطری فوجی طیارے کے ذریعے افغانستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں کو طبی سامان، خوراک اور موسم سرما کے لیے درکار سامان بھی پہنچایا۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے UNHCR نے خبردار کیا ہے کہ لاکھوں افغان بھوک اور فاقہ کشی کا شکار ہیں جنہیں امداد کی فوری ضرورت ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ تنازع اور لڑائی کے نتیجے میں اندرون ملک بے دخل ہونے والے 35 لاکھ سے زائد افغانیوں کے پاس شدت اختیار کرتے ہوئے موسم کے مقابلے کے لیے درکار خوراک، پناہ گاہ اور گرم کپڑے نہیں ہیں۔ بے شمار خاندان ایسے ہیں جنہیں پناہ گاہوں، گرم کپڑوں اور ایندھن کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، جبکہ طبی رسد اور زندگی بچانے کے ضروری سامان کی امداد بھی فراہم نہیں ہو رہی ہے۔ ملکی آبادی کے 55% حصے کو سخت فاقہ کشی کا سامنا ہے، جبکہ تقریباً 90 لاکھ نفوس کو قحط سالی کا شکار ہیں۔ ناظرین، قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے قازقستان کے دارالحکومت نور سلطان میں اپنے ہم منصب ایسٹس کیشیو سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے پاکستان کی جغرافیائی اقتصادی اہمیت اور اس حوالے سے وسطی ایشیا کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ دونوں رہنماؤں نے افغان عوام کی مدد کے لیے فوری عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر معید یوسف ایسٹس کیشیو کی عداوت پر قازقستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی وحشیانہ ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ہزاروں کشمیری عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں، جبکہ پرم مظاہرین پر پیلیٹ گنز فائرنگ سے 200 سے زائد افراد آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے خصوصی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کو معذور کرنے کے لیے انتہائی ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، جن میں بھارت مخالف مظاہروں کے دوران گولیوں، پیلیٹ گنز، آنسو گیس کے بے دریغ استعمال کے علاوہ وحشیانہ ظلم و تشدد، بجلی کے جھٹکے، ٹانگوں کے پٹھوں کو لکڑی کے رولر سے کچلنا، گرم چیزوں سے جلانا اور تفتیشی مراکز میں الٹا لٹکانا بھی شامل ہے۔ محکوم کشمیریوں کے خلاف کھلونا بم اور بارودی سرنگوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں نہتے کشمیریوں کو معذور بنانے کے بھارتی حکومت کے ظالمانہ اقدام کا فوری نوٹس لے۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے لوگوں کو مسلسل 17ویں ہفتے میں بھی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جامع مسجد میں لوگوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنے سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا ہونے کا بھارتی دعویٰ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پیرولان ولایت پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی سے خطاب میں سرپرست اعلیٰ شبیر قمی نے کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی کے 73 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں لاہور سے 59، ملتان سے 4، فیصل آباد سے 3، جبکہ گجرانوالہ اور ساہیوال سے 2، بہاولپور، ناروال اور شیخوپورہ سے 1 مریض رپورٹ ہوا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق مؤثر اقدامات کی بدولت صوبے بھر میں ڈینگی کے کیسز میں واضح کمی آئی ہے۔ گزشتہ روز پنجاب میں ڈینگی بخار سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، تینوں کا تعلق لاہور سے تھا۔ سیکریٹری پرائمری ہیلتھ کے مطابق اس وقت صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 531 مریض داخل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ تفصیل جانیے ساجد اختر سے۔
خیبر پختونخوا میں 2 مرحلوں میں کیے جانے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں۔ صوبے کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کل 37,752 امیدوار قسمت آزمائی کریں گے۔ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن کے مطابق تحصیل چیئرمین شپ اور سٹی میئرز کے لیے مختلف پارٹیوں کے امیدواروں سمیت مجموعی طور پر 689 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا۔ ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کے لیے سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سمیت 19,282 امیدواروں کے درمیان ٹاکرا ہوگا۔ حتمی اعداد و شمار کے مطابق خواتین نشستوں پر 3,905، کسان کے لیے 7,513، یوتھ کے لیے 6,081 اور اقلیتی نشستوں پر 282 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ صوبے کے جن 17 اضلاع میں 19 دسمبر کو پولنگ ہوگی، ان میں صوبائی دارالحکومت پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، خیبر، ممند، مردان، سوابی، بنیر، باجوڑ، ہری پور، کوہاٹ، کرک، ہنگو، بنو، لکی مروت، ڈی خان اور ٹانک شامل ہیں، جہاں امیدواروں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ کہ پاکستان انشاءاللہ 19 دسمبر کو میزبانی کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن OIC کا، جو کہ فارن منسٹرز کا سیشن ہوگا۔ اس کا انعقاد انشاءاللہ 19 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہے، اس کا فوکس افغانستان ہوگا، اور اس کا بنیادی جو آبجیکٹو ہے، مقصد ہے کہ افغانستان میں جو ہماری تشویش رہی ہے اور آج بھی ہماری کنسرن ہے کہ اگر بر وقت توجہ نہ دی گئی تو وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے سکتا ہے۔ اگر وہاں فوری کمک امداد نہ پہنچائی گئی اور اگر ان کے جو ریسورسز ہیں وہ فروزن ہی رہے تو ایک اکنامک کرائسس، ایک اکنامک کلیپس جو ہے وہ وہاں جنم لے سکتا ہے، اور اس کے بڑے بھیانک اثرات نمودار ہوں گے۔ افغانستان کے لیے پریشان کن ہوں گے، یقیناً افغانستان کے پڑوسی پاکستان کے لیے اور دیگر پڑوسیوں کے لیے بھی، اور پورے خطے کے لیے یہ تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ کاوش کی، اور الحمدللہ وہ کاوش آگے بڑھ پائی ہے، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ 19 کو انشاءاللہ یہ ایک غیر معمولی کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے اس اجلاس کی اہمیت اور دیگر OIC ممالک سے جب رابطے کیے تو ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرائی کہ انٹرنیشنل اسیسمنٹ کے مطابق افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو تقریباً نصف آبادی، یعنی کہ 22.8 ملین افغان جو ہیں وہ فوڈ شارٹیجز کا شکار ہو سکتے ہیں، اور تقریباً 3.2 ملین بچے میل نیوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے میگنیچیوڈ اور نوعیت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بھی آپ کے علم میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوعیت کا OIC کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس 41 سالوں کے بعد منعقد ہو رہا ہے افغانستان کی صورتحال پر۔ آخری اجلاس جو افغانستان پر OIC کا CFM کا ہوا تھا وہ 1980 میں ہوا تھا، اور یہ اب انشاءاللہ 19 دسمبر کو 41 سال بعد
पाकिस्तान फिर इसकी मेज़बानी का शर्फ हासिल करेगा। ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि 19 के इजलास से पहले 18 तारीख को जो सीनियर ऑफिशल्स हैं वो तशरीफ़ ला चुके होंगे और वो आपस में उनका तबादला ख्याल होगा। और हम ये भी तवक्को कर रहे हैं कि जो OIC का सेक्रेटेरिएट है उनके नुमाइंदगान उससे भी पहले यानी कि 14 तारीख के लगभग वो इस्लामाबाद आ चुके होंगे टू ओवरसी दी प्रिपरेशंस इन इस्लामाबाद। हमने पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो OIC के हमारे मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको तो हमने दावत दी ही है। उनके अलावा हमने दावत दी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द P5 कंट्रीज़। अब P5 में आप जानते हैं उसमें अमेरिका भी है, उसमें चीन भी है, उसमें रूस भी है, उसमें फ्रांस भी है और उसमें बरतानिया भी है। हमने दावत दी है जो कि यूरोपियन यूनियन के खारजा अमूर को देखते हैं, हाई रिप्रेजेंटेटिव एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उनको दावत दी है। हम दावत दे रहे हैं UN एजेंसीज़ को, रेलेवेंट UN एजेंसीज़ को जो इस सारे मामले में हमारी मावन और मददगार हो सकती हैं। हम दावत दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे को भी, और हम कुछ और अहम ममालिक जो कि ख़ित्ते में नहीं आते या इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं आते लेकिन उनकी बड़ी अहमियत है, उनको भी दावत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी है, मिसाल के तौर पर जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये अहम ममालिक हैं लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते, पर हम समझते हैं कि उनकी अहमियत से, उनकी मौजूदगी से इंटरनेशनल कंसेंसस पैदा करने में आसानी होगी। यहाँ हमारी ये ख्वाहिश भी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब ये नुमाइंदा इजलास OIC का और दीगर फोरम्स का इस्लामाबाद में मुनाकिद हो, हम दावत दें एक हाई लेवल डेलीगेशन को फ्रॉम अफगानिस्तान कि वो भी आएँ और इंगेज करें। न सिर्फ इंगेज करें बल्कि आकर वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो शेयर करें दीगर ममालिक के साथ, और जो अपनी कंसर्न्स हैं वो उस पर तबादला ख्याल करें। हम चाहते हैं कि वो बनफ्स नफीस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और दीगर ममालिक वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे वो ख़ुद उनसे सवाल जवाब भी कर सकें और उनसे बराह रास्त उनकी असेसमेंट भी सुन सकें। हमारी नज़र में वो भी मददगार साबित हो सकती है। ये भी आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये आइडिया इमर्ज हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को दावत दी गई थी सऊदी अरब में। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो सऊदी अरेबिया का ग्रीन इनिशिएटिव उन्होंने जिसका इनकाद किया था रियाद में, तो वहाँ साइड लाइन्स पे क्राउन प्रिंस से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जहाँ दीगर अमूर ज़ेर बहस आए वहाँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और उस तबादला ख्याल से ये आइडिया इमर्ज किया कि हमें, और ये 29 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आइडिया इमर्ज किया कि हमें मिलकर बहसीत उम्मा, हम दीगर ममालिक से तो दरख्वास्त कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन से, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो मुखातिब हैं, लेकिन हम बहसीत मुस्लिम ममालिक, बहसीत उम्मा, और अफ़गानिस्तान OIC का फाउंडिंग मेंबर भी है, हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। तो उन डिस्कशन से इस आइडिया ने जन्म लिया और अल्लाह के फजल करम से वो अब एक हतमी शक्ल अख्तियार करता चला जा रहा है। आपके इल्म में है
कि सऊदी अरेबिया OIC की जो समिट है उसको चेयर कर रहा है, तो उनका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी था और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पेशकश भी की, न सिर्फ ऑन बोर्ड आए बल्कि मैं ख़ास तौर पर क्राउन प्रिंस फैसल का जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं प्रिंस फैसल, उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली इस सारे मामले की निगरानी में, इसको स्टीयर करने में और GCC के अंदर एक इत्तफाक़ राय पैदा करने में, कंसेंसस बिल्ड करने में मैं उनका ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम सब इस नतीजे पे पहुँचे कि इन हालात में जो जन्म ले रहे हैं, अफ़गानिस्तान को अबैंडन करना एक तारीख़ी गलती होगी और हमें तारीख़ से सबक सीखना चाहिए और गलती को नहीं दोहराना चाहिए जो पहले दोहराई एक दफ़ा हो चुकी है। अगर बर वक्त तवज्जो नहीं दी जाती तो एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है और उस क्राइसिस से अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आएगी, अदम इस्तेहकाम की कैफियत पैदा होगी। वो अदम इस्तेहकाम जो है वो जन्म दे सकता है एक रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट को और खुदा न खास्ता वहाँ एक दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट आएगा और वो ट्रिगर करेगा, वो जन्म देगा एक नए मैस एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज़ को। आपके इल्म में है पहले भी आप तकरीबन 3 मिलियन के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ की मेज़बानी कर रहे हैं और मज़ीद अगर कोई प्रेशर आता है तो हमारे रिसोर्सेस हमें इजाज़त नहीं देते कि हम उसको हैंडल कर सकें, तो वो भी तशवीश हमारे जहन में है और सिर्फ हमारे जहन में नहीं है, ईरान भी फ़िक्रमंद है, ताजिकिस्तान भी फ़िक्रमंद है, जितने ममालिक जिनके बॉर्डर लगते हैं अफ़गानिस्तान के साथ उनको ये तशवीश है। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाअल्लाह 7 तारीख़ को मैं मिल रहा हूँ ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव से और यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान से, उनसे भी तबादला ख्याल होगा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर और कोशिश करूँगा कि उनको भी सेंसिटाइज़ करूँ कि सूरत हाल है क्या और उन्हें अपना किरदार किस तरह अदा करना चाहिए। मैं ये भी कहता चलूँ कि जब 15 अगस्त के बाद जब इनखला विड्रॉल हुआ और विड्रॉल के बाद जब एक इंटरिम सेटअप ने वहाँ तालिबान की हुकूमत मारज़ वजूद में आई तो आपने देखा कि हिंदुस्तान ने बिलखुसूस पूरी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई और उस कैंपेन का जो हैशटैग था वो था सैंक्शन पाकिस्तान। सारी ज़िम्मेदारी, सारा मलबा वो पाकिस्तान पे डालना चाहते थे। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से, अपनी सफारतकारी से ऐसा नहीं होने दिया और हिंदुस्तान को उनके अज़ाइम में शिकस्त हुई। इसके साथ साथ मैं ये भी मुझे कहते हुए इत्मीनान महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच की वजह से, अपनी सफारतकारी की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिलमूम कायल कर चुका है कि इंगेजमेंट सबके मफाद में है। रिकग्निशन का जब मरला आएगा देखी जाएगी, वो बात की बात है, लेकिन फिल फॉर इंगेजमेंट जो है वो सबके मफाद में है। और आपने देखा कि उसके बाद बतदरीज अब काबुल के साथ एक इंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत से वफूद वहाँ जा चुके हैं, बहुत से वज़ीर ख़ारजा वहाँ जा चुके हैं और दोहा में भी एक गुफ्तो शुनीद और एक बैठक
हुई है और बात आगे चल पड़ी है। हमने ये भी कोशिश की कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाएं और उसके लिए मैंने फौरी तौर पर 15 अगस्त के बाद जो पड़ोसी ममालिक हैं 4 मुल्कों का फौरी दौरा किया, जिसमें ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है। उन दौरों से चीन के साथ मुसलसल राब्ता था। इन राब्तों के नतीजे में हम एक प्लेटफॉर्म ऑफ द नेबर्स ऑफ द 6 नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान बनाने में कामयाब हुए। और ये प्लेटफॉर्म बनाने का जो बुनियादी मकसद था और है कि हम जितने हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हमारी आपस में मशावरत भी हो कि हमारे कंसर्न्स क्या हैं, और अगर हालात बेहतर हो सकते हैं और अमन आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सो दैट हम जितने नेबर्स हैं हमारी एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो ऑन अफ़गानिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें अच्छी पेशरफ्त हुई। मैं ये भी कहता चलूँ कि मॉस्को फॉर्मेट, मॉस्को में भी नशिस्तें हुई और पाकिस्तान के वफ़द ने, पाकिस्तान के नुमाइंदगान ने जो मॉस्को फॉर्मेट में गए, उनका रोल सराहा गया और कंस्ट्रक्टिव रोल, सब ने कहा कि पाकिस्तान का रोल कंस्ट्रक्टिव था। अब हमारी कोशिश है कि ये जो इजलास मुनक़िद होगा, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह 19 तारीख को, हम उससे 2 चीज़ें हासिल करें। नंबर 1, दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। पहले अफ़गानिस्तान मुतासिर होगा, फिर हमसाए मुतासिर होंगे और फिर आप भी मुतासिर हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन भी मुतासिर हो सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज भी मुतासिर हो सकती हैं। तो क्राइसिस के जन्म लेने से पहले आइए मिलकर उसको अवर्ट करने की हम कोशिश करें। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम रिसोर्सेस मोबिलाइज़ करें कि दीगर ममालिक जो आएंगे और तंजीमें वो अफ़गानिस्तान की किस तरह मदद कर सकती हैं। ऑब्वियसली अगर हमने क्राइसिस को अवर्ट करना है तो उसके लिए वसाइल दरकार हैं, तो वसाइल कहाँ से आएंगे, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने तो अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करने की कोशिश की है। हमने अद्वियात भी भेजी हैं, फूड सप्लाईज़ भी भेजी हैं। हम अब 50,000 टन हमने गंदम देने का फ़ैसला भी किया है, वो भी हम कर रहे हैं। हम जो गंदम हिंदुस्तान ने कहा था कि हम भेजना चाहते हैं, हमने उसको फैसिलिटेट करने का भी वाज़े को पैगाम दिया है। और खुदा करे वो कर जाएं, कहते तो हैं वो करना चाहते हैं, और फिर कहने के बावजूद कोई ना कोई बहाने भी तलाश करते हैं। कभी ट्रकों का बहाना बनाते हैं, कभी कुछ और बहाना बनाते हैं। हमने कोशिश की है कि उनको कोई मौका फराहम ना करें कि अगर इंसानियत की वो खिदमत करना चाहते हैं और अफ़गानों की खिदमत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को अपने अफ़गान भाइयों के लिए रास्ता देने में कोई हमें दिक्कत या कोई हम आर महसूस नहीं करते। आप बहाने बनाइए, जल्द अज जल्द अगर आपने गंदम देनी है तो ज़रूर दीजिए ताकि उनकी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। और तीसरी चीज़ जो हम चाहते हैं कि विदिन दी OIC हमारी आपस में एक कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो। और अफ़गानिस्तान दुनिया की कोशिश थी, दुनिया की तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ हमारे पड़ोसियों की कोशिश थी, और पड़ोसी मेरा इशारा आप समझते हैं कि वो इस सारे क्राइसिस में सिंगल आउट करे पाकिस्तान को। और हमारी कोशिश थी कि हम दुनिया को सही बयानियाँ उनके सामने रखें और दुनिया को इंगेज करें। तो इस पेशरफ से मैं समझता हूँ कि हमें कामयाबी मिली है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप
نے وقت بھی دیا, تشریف بھی لائے. شکریہ. اگر ایک ایک کر لیں تو آسان ہے. دیکھیے, جو کل کا واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افسوسناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں باعث ندامت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ذی شعور انسان کو جس میں ذرا بھر انسانیت ہے وہ اس واقعے سے غافل نہیں رہ سکتا. انسانیت کی بات ہے بنیادی طور پر. ہم نے نہ صرف مذمت کی ہے, ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. پرائم منسٹر خود اس کو اوورسی کر رہے ہیں. ISPR کا اور آرمی چیف کا نقطہ نظر بیان آپ کے سامنے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان آپ کے سامنے ہے, اور ان کو انہوں نے 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے, اور 48 گھنٹے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے. ہمارا سری لنکا کے ساتھ رابطہ ہے فورن سیکٹری کی. ہم نے لمحہ بلمحہ سری لنکا کے ہائی کمشنر کو باخبر رکھا, ان کو ہم بتاتے رہے, اور اور میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کے موقف اور پاکستان کا جو پرومپٹ ری ایکشن ہے اس کو سری لنکا نے اپریشیٹ کیا ہے. آبویسلی ایسا واقعہ ہے جس سے سب کو دکھ ہوا ہے. ہمیں دکھ ہوا ہے تو ان کو کیوں نہیں ہوگا, یقیناً ہوگا. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کسی پورے طبقے کو یا ملک کو اس سے ہم اس پر ہم انگشت نہیں اٹھا سکتے. لیکن وہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ان کو جو ذمہ دار ہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا. میری مکمل کر ایک جملہ رہ گیا. میری سری لنکا کے وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے, وہ ٹریول کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج دوپہر کو یا شام کو ان کی سہولت کے مطابق میری ان سے بات بھی ہو جائے گی, اور میں انہیں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے انہیں اعتماد میں لوں گا. انشاءاللہ سری لنکا کا جو انیشل ری ایکشن آیا ہے, ہمارے تعلقات اس سے ہرگز متاثر نہیں ہوں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیل ہے, افسوسناک فیل ہے, اور اس سے پاکستانی قوم کا اور پاکستانی حکومت کا کوئی تعلق نہیں. پلیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جی دیکھیے, میں عرض کروں, میں سوال سمجھ گیا, آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے تھرو دی سری لنکن گورنمنٹ, اور ان کی فیملی کے ہم ویوز لے رہے ہیں, اور ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہوگی جو ان کی فیملی کی خواہشات ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں. جہاں ان کی تسلی تشفی ہوگی, جیسے وہ چاہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے. میں اس کروں بالکل, ہم نے کوشش کی ہے دیانتداری سے
AVM کے ایشو پر اور دیگر اہم لیجسلیشنز پر ہم نے کوشش کی ہے کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اعتماد میں لیا جائے اور اس پر کوئی کنسنسس بلڈ کیا جا سکے. آئیڈیا ہے بہتری. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ کئی دفعہ وہ مقصد کو سامنے نہیں رکھتے, مقصد اوجھل ہو جاتا ہے اور سیاست غالب آ جاتی ہے. ہماری کل بھی خواہش تھی, آئندہ بھی خواہش ہوگی کہ AVM پر اور اہم لیجسلیشن پر اگر ان سے انگیج کیا جا سکتا ہے ہم کرنا چاہیں گے اور آگے بڑھنا چاہیں گے. دیکھیے یہ تو والنٹری بیسس ہے نا, یہ تو آپ کی اپنی وسعت ہے, ہم کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے, گزارش کر سکتے ہیں. ہماری خواہش ہوگی کہ مناسب ہو اور ان کی جو امیجیٹ کنسرنز ہیں اور جو امیجیٹ ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے. لیٹس ویٹ اینڈ سی کیا ہوتا ہے. ایک پلیز ون بائی ون پلیز. اس پہ اس کے بعد دیکھیے کشمیر کے ایشو پر بالکل ہم نے ہر فورم پر دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے. مثال کے طور پر سلامتی کونسل میں ایک عرصہ دراز کے بعد 3 مرتبہ مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی. ہندوستان کا موقف کیا رہا؟ ہندوستان کا یہ موقف تھا کہ یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے, جو ہم نے اپنے آئین کی کچھ شکیں ان میں ترمیم کی ہے, ان کو حذف کیا ہے, یا ان کا جو سٹیٹس تھا آٹونومس اس کو ہم نے دفن کیا ہے. تو پاکستان کو کیا پاکستان اس پہ سیخ پا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اور پاکستان کا موقف تھا کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے. کشمیر کا مسئلہ, مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے اور یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. ہم اس پر بات کرنے میں حق بجانب ہیں. ہمارا موقف درست پایا اور ہندوستان کے موقف کی نفی ہوئی. ایک نمبر 2, ہم نے کوشش کی کہ ہیومن رائٹس کونسل میں, کیونکہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ جاری ہیں, آپ کے علم میں ہے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لاہور میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ 19 دسمبر کو پاکستان OIC کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے. اور ناظرین یہاں پر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز.